हेलो फ्रेंड्स, योगिता के लॉ चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम आपके लिए पहले फैमिली कोर्ट के जजमेंट्स लेके आते थे। आज हम उसको सिविल के जजमेंट्स लेके आए हैं। ये आपके फैमिली कोर्ट। तो 10 दिसंबर तक हैं। इसमें क्या है कि पहला केस हमारे सामने है जिसका नाम है मोहम्मद वर्सेस माथर कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर सर्विस सोसाइटी। ये क्या कहते हैं? यहाँ पर कहते हैं लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल नंबर 75। लिमिटेशन एक्ट के लास्ट में आर्टिकल्स होते हैं। इसके अंदर क्या बात की गई है? यहाँ पर एक सूट है जो कंपनसेशन के लिए डाला गया है, सूट फॉर कंपनसेशन फॉर लाइबल। बताया गया है कि सूट फॉर कंपनसेशन जो है वो लाइबल है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। जो लिमिटेशन के आर्टिकल्स होते हैं वो हमेशा एक सूट के ऊपर कितना टाइम पीरियड है उसके रिगार्डिंग बात करते हैं। यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है कि लिमिटेशन पीरियड ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। प्लांटिफ क्लेम कॉज ऑफ एक्शन राइजिंग फ्रॉम रिसिप्ट ऑफ इंक्वायरी रिपोर्ट्स। प्लांटिफ जो है वो जो भी जब कॉज ऑफ एक्शन हुआ था उस चीजों को कोर्ट के सामने रखता है, रिपोर्ट्स को रखता है, जो भी इंक्वायरी रिपोर्ट्स हैं। इंक्वायरी कंडक्ट बाय कोऑपरेटिव सोसाइटी अथॉरिटी डू नॉट क्वालिफाई एज अ लीगल प्रोसीडिंग। वो कहता है जो भी इंक्वायरीज हुई हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के लिए वो सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग के अंदर क्या है, क्वालिफाई नहीं है। Under Limitation Act, plaintiff awareness of complaint and inquiry evident from the plaint suit barred by limitation। तो वो कहते हैं ठीक है जो भी है, लेकिन इस चीज के अंदर जो इंक्वायरी है और जो अथॉरिटीज है उनको जो भी उन्होंने इंक्वायरी करी उस टाइम के अंतर्गत जो भी प्लांट है वो लिमिटेशन के तहत जो है बार्ड कर दिया। कि भाई बोला गया कि आर्टिकल 75 है जो आपका लिमिटेशन पीरियड 1 ईयर का बताता है जो भी डेट ऑफ पब्लिकेशन होती है। हिंदी में भी देख लो आप। लिमिटेशन एक्ट आर्टिकल 75 मानहानि पर मुआवजे के लिए केस करते हैं। पब्लिकेशन की तारीख के 1 साल का लिमिटेशन पीरियड। वादी ने जांच रिपोर्ट मिलने से पैदा हुए एक्शन के कारण दावा किया। उसने कहा जो भी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आई उनके पास उसके अगेंस्ट में उन्होंने क्या किया, एक्शन करने का दावा किया। माना गया कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अधिकारियों द्वारा जांच जो की गई वो लिमिटेशन एक्ट के तहत कानूनी कार्रवाई के तौर पर क्वालिफाई नहीं करती। उन्होंने जो भी इंक्वायरी करी, जो भी इंक्वायरीज करी, कंप्लेन करी, वो सारी की सारी लीगल प्रोसीडिंग के अगेंस्ट में थी या उसके अकॉर्डिंग नहीं थी। तो वादी को शिकायतों और जांचों के बारे में पता था। जो शिकायत से साफ है कि जो केस है वो लिमिटेशन द्वारा क्या कर दिया जाएगा, रोक दिया जाएगा। वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का केस है। क्या कहते हैं? एजुकेशन लॉ टीचर के अपॉइंटमेंट को मंजूरी देता है। एक स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर स्टूडेंट की संख्या के आधार पर पोस्ट की मंजूरी को कंट्रोल करता है। स्टूडेंट की संख्याओं पर विचार किए बिना या स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर का इंतजार किए बिना की गई अपॉइंटमेंट को पिछली तारीख से मंजूरी नहीं दी जा सकती। अगर मैनेजमेंट इस पर विवाद नहीं करता तो टीचर के पास स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर को चुनौती देने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हैं यहाँ पर? एजुकेशनल लॉ अप्रूवल का एक अपॉइंटमेंट जो टीचर को दिया गया है। टीचर स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर गवर्न द सैंक्शन ऑफ पोस्ट बेस्ड ऑन स्टूडेंट स्ट्रेंथ। स्टूडेंट की स्ट्रेंथ को देखकर एक स्टूडेंट मतलब टीचर की पोस्ट को सैंक्शन किया जाता है। अपॉइंटमेंट मेड विदाउट कंसीडरिंग स्टूडेंट स्ट्रेंथ और अवेटिंग स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर। अपॉइंटमेंट कर लिया जाता है बिना स्टूडेंट की स्ट्रेंथ जाने, बिना स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर के रखा जाता है। तो ये क्या है? एक रेस्ट्रोस्पेक्टिवली अप्रूवल है। तो टीचर लैक ऑफ लोकल स्टैंड आई टू चैलेंज स्टाफ फिक्सेशन ऑर्डर इफ मैनेजमेंट डज नॉट डिस्प्यूट इट। तो वो इस ऑर्डर को चैलेंज कर सकते हैं, है ना, अगर मैनेजमेंट को कोई डिस्प्यूट नहीं है तो। इसमें क्या है? सर्विस लॉ के ऊपर बात की जाती है। जैसे कि पेंशन एंड रिटायरल बेनिफिट्स के ऊपर बात की जाती है। जैसे जो एम्प्लॉय जॉब कर रहे होते हैं और एक टाइम पीरियड के बाद उनकी जॉब का जो पीरियड है वो ओवर हो जाता है, उसके बाद उन्हें क्या मिलती हैं? सर्विसेज मिलती हैं। जैसे कि एम्प्लॉय क्लेमिंग काउंटिंग ऑफ पास्ट सर्विसेज रेंडर ऑन डेली वेजेस, वर्क चार्जेस बेसिस टूवर्ड क्वालिफाइंग सर्विस फॉर पेंशन। पेंशन के लिए क्वालिफाई होते हैं वो लोग जबकि वो रेगुलर जाते हैं, काम करते हैं। held such services to be counted as a qualifying service in view of law laid down in Kesar Chand versus State of Punjab and Harbans Lal versus State of Punjab,
Denial of such benefits slowly based on the legal advice without application of his mind is arbitrary and unsustainable. उनको बिना कुछ बताए, जैसे कि क्या पंजाब राज्य में बताए गए कानून के अनुसार क्वालिफाइंग सर्विस माना जाएगा। बिना सोचे समझे सिर्फ कानूनी सलाह के आधार पर ऐसे फायदे से मना करना गलत है। ना? सिर्फ बिना सोचे समझे आप उनको कानूनी सलाह के आधार पर ये कह दो कि नहीं तुम्हें पेंशन नहीं मिलेगी, नहीं ऐसा नहीं है। उस इंसान ने कितना उसके अंदर काम किया, क्या किया, उसके एम्प्लॉयी क्लेम कर रहा है कि रेंडर ऑफ पास्ट डेली वेजेस पे वो वहाँ पर काम कर रहा था या वो वर्क जो चार्जेस हैं, वो वहाँ से क्वालिफाई करता है उस पेंशन सर्विसेज़ के लिए, ठीक है, मिलेंगी। सिर्फ कानूनी आधार पर आप मना नहीं कर सकते। दूसरा है अमीषा मनु वर्सेस कीर्ति। यहाँ पर क्या है, ये फैमिली कोर्ट का ही है बट हो सकता है इसमें कुछ। हिंदू मैरिज एक्ट सेक्शन 7 एंड 12(1)(c) वैलिडिटी ऑफ मैरिज की बात करते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज कैन नॉट बी द सोल बेसिस ऑफ डिटरमाइन इट्स वैलिडिटी परफॉर्मेंस ऑफ एसेंशियल सेरेमनीज लाइक सप्तपदी, टेकिंग 7 स्टेप बिफोर द स्केयर्ड फायर। सबको पता है कि हिंदू लॉ में सप्तपदी मैंडेटरी है। And under Section 7 is the absence of proof of such ceremony, the marriage is not valid in law. Registration of marriage under coercion or fraud is liable to be declared null and क्या कहना चाहता है? सिर्फ शादी का रजिस्ट्रेशन ही उसकी वैलिडिटी तय करने का अकेला अधिकार नहीं। सेक्शन 7 के तहत 7 स्टेप्स जरूरी हैं, जैसे कि जरूरी रस्में करना जरूरी है। ऐसी रस्मों का सबूत नहीं है किसी के पास, वो सिर्फ वो कहता है कि हमारी मैरिज रजिस्टर्ड है, शादी कानून में वैलिड नहीं है। तो याद रखना, अगर हिंदू रिचुअल के हिसाब से शादी की जा रही है तो 7 फेरे लेना जरूरी है। हम्म हम्म। जबरदस्ती धोखे से की गई शादी का रजिस्ट्रेशन रद्द और अमान्य घोषित किया जा सकता है। जैसे मान लो एक लड़का एक लड़की है, लड़की कल को बोले हाँ भाई इस लड़के ने मुझसे शादी करी थी, देखो हमारी ये रजिस्ट्रेशन मैरिज है। और बाद में उसके पास को ना तो शादी के कोई फोटोग्राफ्स हैं और ना कुछ हैं, बट मुझे समझ नहीं आता कि रजिस्ट्रेशन कैसे हो गया यहाँ पे। रजिस्ट्रेशन के लिए भी तो मैरिज कार्ड कंपलसरी है, 2 गवाह होने ज़रूरी हैं, मैरिज की फ़ोटोग्राफ्स होनी ज़रूरी हैं। ये अनुषा नंदिनी जी ने कैसे रजिस्ट्रेशन करा लिया मुझे तो खुद समझ नहीं आता, और जिन्होंने कराया वो तो उनका तो सैल्यूट है भाई साहब। चलिए ठीक है, ऐसे लोगों से बचिए, ज़रूरी है। क्योंकि कुछ कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं शादी के लिए रजिस्टर्ड करवाने के लिए, इसके लिए हर एक इंसान को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से सब कुछ वेबसाइट पे दिया होता है, पता होना चाहिए, ताकि आप भी पता चले कि जहाँ से आप अपनी मैरिज रजिस्टर करा रहे हैं, वो भी वैलिड है या नहीं है, है ना? खैर, हमारे वकालत के पेशे को बहुत लोगों ने बदनाम कर रखा है। नेक्स्ट है यहाँ पर, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट हैज डायरेक्टेड द स्टेट गवर्नमेंट टू पे 5 लाख एज अ लंप सम कंपनसेशन ऑफ फॉर्मर अर्थवर्क मिस्ट्री ऑफ द आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट है ये, whose plea of absorption in the government service remain unaddressed for the decades despite explicit judicial direction। क्या कहना चाहते हैं आप? एक सिविल का अपडेट है यहाँ पर कि पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को आनंदपुर साहिब हाइडल प्रोजेक्ट के एक पूर्व अर्थवर्क मिस्त्री को एक मुशक्कत 5 लाख रुपए का क्या देने की बात करी, मुआवजा देने का निर्देश, जिनकी जानकारी सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्जी पर साफ कानूनी निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई नहीं हुई। एक व्यक्ति किसी हाइडल प्रोजेक्ट पे काम करता है आनंदपुर साहिब पे, उस वर्कर के साथ कोई घटना हुई और उसको बोला गया कि भाई इस वर्कर को 5 लाख रुपए मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन सरकारी नौकरी में शामिल होने की अर्जी पर साफ कानूनी निर्देशों के बावजूद दशकों तक कोई सुनवाई उस व्यक्ति के लिए नहीं। कंपनसेशन सिर्फ मिल गया, पेपर पे लिख गया, उस व्यक्ति को नहीं मिला, तो डिले ऑफ जस्टिस है। नेक्स्ट है हमारे पास मधुमिता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। रेलवे एक्ट की बात करता है, रेलवे प्रशासन से तो कौन नहीं खुश है यहाँ पर। हर व्यक्ति रेलवे में ट्रैवल करता है तो उसको पता होना चाहिए कि अगर वो ट्रैवल कर रहा है और अगर कोई इंसिडेंट हो जाता है तो क्या वो व्यक्ति उस कंपनसेशन के लिए मिल भी सकता है, नहीं मिल सकता। ऐसी कई घटनाएं हमारे सामने आती भी हैं। तो यहीं पर एक है कि सेक्शन 123 सी क्लॉज 2 एंड 124 ए कंपनसेशन फॉर डेथ ड्यू टू एन अनटूवर्ड्स इंसिडेंट हो जाता है, जैसे कि डिजीज फेल फ्रॉम अ रनिंग ट्रेन। वैसे मानो कि एक व्यक्ति जो है चलती ट्रेन से गिर गया, वंस इट इज established that the disease was the bona fide passenger था, इंसिडेंट क्वालिफाई एज अ अनटूवर्ड इंसिडेंट हुआ। रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन लाइबिलिटी टू कंपनसेट एब्सोल्यूट अंडर द प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी लगती है, टोर्ट की बात करती है। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी का मतलब है कि जो ऐसी लाइबिलिटी है जो आपको गेन करनी ही करनी है, उसके लिए आप बिल्कुल मना नहीं कर सकते। स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी पे कुछ केस लॉज भी आपको दे देंगे, टॉर्ट भी अपने आप में एक अच्छा सब्जेक्ट है।
नॉन रिकवरी ऑफ अ टिकट नॉट कॉन्क्लूसिव प्रूफ अगेंस्ट बोनाफाइड पैसेंजरशिप। क्या कहना चाहते हैं आप? रेलवे कहना चाहती है कि अनहोनी घटना की वजह से मौत होने पर मुआवजा। मृतक चलती ट्रेन से गिर गया। एक बार यह साबित हो जाने पर कि मृतक एक असली यात्री था और ये घटना एक अनहोनी घटना मानी जाती है। साबित होना चाहिए कि जो व्यक्ति ट्रेन से गिरा, सबसे पहली बात तो उसके पास टिकट होना चाहिए। ये बात मानो। ऐसा नहीं कि वो ट्रेन पे चढ़ रहा था, भागते भाग चढ़ा, टिकट तो है नहीं, कौन मुझे पकड़ेगा, और चढ़ गया और गिर गया। ये बात है। तब नहीं। ध्यान से, मृतक चलती ट्रेन से गिर गया और एक बार ये साबित हो जाने पर कि मृतक एक असली यात्री था, मतलब उसके पास टिकट थी, उसका टिकट कंफर्मेशन था, और ये घटना एक अनहोनी घटना मानी जाती है, और रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन की रिक्वेस्ट सॉरी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के सिद्धांत के तहत मुआवजा देने की पूरी जिम्मेदारी बनेगी उनकी। वो मना नहीं कर सकते, क्योंकि जब भी कोई इंसान टिकट बुक कराता है तो उसके पास एक इंश्योरेंस होती है ना? होती है टिकट पे, अगर आप लोग लेते हैं तो। टिकट ना मिलना असली यात्री के खिलाफ पक्का सबूत नहीं है। अगर टिकट नहीं मिली तो फिर कंपनसेशन नहीं है। इतना याद रख लेना। एक और कुछ लेते हैं, बाकी कल करेंगे। अक्षत कुमार गौतम वर्सेस मीना गौतम। क्या कहना चाहते हैं ये? ऑर्डर 9 रूल 13 सीपीसी डिले कॉन्डेनेशन। सेक्शन 5 ऑफ लिमिटेशन लगा हुआ है ऑर्डर 9 रूल 13 के साथ। क्या है यहाँ पर? प्रिंसिपल टू बी फॉलो डिले कंडोनेशन एप्लीकेशन फाइल बाय रिस्पोंडेंट अलाउ ऑन द बेसिस ऑफ जस्टिस ओरिएंटेड अप्रोच हेल्ड। जैसे कई बार होता है ना कि लोग सेक्शन 5 की एप्लीकेशन लगाते हैं कि हम इस वजह से कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो। रीजन देते, रिस्पोंडेंट देता है कि मैं क्यों नहीं आ पाया। क्या प्लांटिव देगा? नहीं, रिस्पोंडेंट ही देगा, क्योंकि उसे ही प्लांटिव के जवाब देने हैं। और बाई चांस अगर वो नहीं आ पाया तो क्या होगा? रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स आर हैंडमेड ऑफ जस्टिस एंड अनलेस डिले इन ह्यूज एंड अनएक्सप्लेन्ड should be condoned to allow opportunity to hearing in both parties। सिर्फ ये कॉन्डोनेशन डिले जो होता है एक तरह से दोनों पार्टीज की हियरिंग अपॉर्चुनिटी देता है। सम टाइम ऐसा रीजन होता है कि रिस्पोंडेंट आ रहा था और अचानक से उसकी तबीयत खराब हो गई और वो नहीं आ। कई बार क्या होता है कि कोर्ट भी बंद होता है, इस वजह से भी रीजन मिल जाते हैं, तो वो तो अलग चीज होगी। लेकिन यहाँ पर जल्दी हेल्थ इशू हो गया, फैमिली में कुछ इशू हो गया, इस तरह के इश्यूज अगर वो रिप्रेजेंट करता है कोर्ट के सामने, और इस सेक्शन 5 लिमिटेशन ऑफ एक्ट कॉन्डिनेशन ऑफ डिले का सिर्फ यही पर्पस है कि दोनों पार्टी की हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले, दोनों पार्टी को हियरिंग की अपॉर्चुनिटी मिले। ऐसा ना हो कि एक पार्टी को सुना, दूसरी को सुना ही नहीं। ये चीज है इस डिले का पर्पस, कॉन्डिनेशन ऑफ डिले का पर्पस। ये अक्षत कुमार और गौतम वर्सेस मीना गौतम के केस में इसका इस्तेमाल किया गया है। बाकी के केसेस हम आप लोगों के साथ कल करेंगे। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर कोई अपडेट है या कोई रेक्टिफिकेशन है या कुछ इंप्रूवमेंट है तो उसके लिए भी आप सजेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।